अब अनाज से संबंधित टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आते हैं अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवृत्तियां। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताया दे रहा हूं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां है ना साहब, हाफ पावर पॉइंट के नाम से पॉपुलर है। हाफ पावर पॉइंट है ना, हाफ पावर पॉइंट। क्लियर। अब अन्नादि वक्र से संबंधित टॉपिक है, इसलिए मैं वहां नहीं ले सका, तो अब आपको यहां पर पहले अन्नादि वक्र आवृत्ति वर्सेज धारा के मध्य है ना, ये अपन अब तो जान ही गए इतनी बार बनाने के, ठीक है। अन्नादि आवृत्ति आरएलसी लेते हैं साहब, है ना, आरएलसी परिपथ की बात कर रहे हैं तो मैं लिखवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। एलसी में तो ये अनंत पर मिलेगा ना, अनंत अनंत की बात छोड़ो, वो तो जहां बात करनी थी आदर्श बात अपन कर चुके, इसलिए अपन सिंपल ये सब अन्नाद के समय धारा अधिकतम, तो ये मैंने लिख दी IRMS मैक्सिमम, ठीक है। चलो सब अब अपन बात कर लेते हैं अन्नादि वक्र पर। ये वक्र बना दिया मैंने, है ना। ऐसे दो बिंदु अभी ढूंढेंगे उनको, जहां पर शक्ति अन्नादि आवृत्ति पर शक्ति की आधी रह जाती है। यानी इस ग्राफ पर ऐसे दो बिंदु हैं जहां पर शक्ति का मान अन्नादि आवृत्ति पर शक्ति का आधा रह जाता है। उन बिंदुओं को कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु, और उन बिंदुओं के संगत आवृत्ति कहलाती है अर्ध शक्ति आवृत्तियां। तो पहले तो बिंदु ढूंढने, है ना, फिर बिंदु ढूंढ के उनके संगत आवृत्ति की बात करें, ठीक है सब। तो सब परिभाषा के अनुसार आरएलसी परिपथ में, है ना, अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान लीजिए IRMS है। अब धारा के द्वारा ढूंढूंगा मैं बिंदु, है ना, इस अक्ष के द्वारा। तो मान लीजिए अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान IRMS है, क्लियर। तो आरएलसी परिपथ में परिभाषा के अनुसार IRMS स्क्वायर R, यानी अर्ध शक्ति बिंदु पर शक्ति अन्नादि आवृत्ति पर शक्ति, तो अन्नादि आवृत्ति पर शक्ति कितनी होगी साहब, IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर R की आधी रह जाती है। चलो मैं पहले तो यहाँ पे शक्ति के फॉर्मूले लिख दूं। धारा विद्युत के समय हमने शक्ति पढ़ी थी, शक्ति के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, I स्क्वायर R इसी से निकला, V स्क्वायर अपॉन R इसी से निकला, V इंटू I। अब क्या है, ये शक्ति के फॉर्मूले तो याद रखना, क्योंकि यहाँ उसका महत्व है, यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो सब आपने परिभाषा बोली थी कि सब अन्नादि वक्र पर ऐसे दो बिंदु जहां पर शक्ति लिख दी मैंने, देखो आप I स्क्वायर है ना,
एसी सर्किट में आई नहीं लिखेंगे, IRMS लिखना पड़ता है। तो अनादि आवृत्ति पर जहां शक्ति अनादि आवृत्ति पर शक्ति, तो अनादि आवृत्ति पर धारा कितनी है, IRMS, उसका स्क्वायर का R कर दिया, तो ये अनादि आवृत्ति पर शक्ति ये रही और अर्ध शक्ति बिंदु पर शक्ति ये रही। तो मैंने यूं कहा कि यदि अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान IRMS है, प्रेम से सुनो, कोई कठिन नहीं, तो परिभाषा के अनुसार अर्ध शक्ति बिंदु पर शक्ति अनादि आवृत्ति पर शक्ति की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यही परिभाषा है, ठीक है सब, है ना। ये R से R कट गया, यानी IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर। R से R काट दिया, वर्गमूल ले लें, यानी IRMS वर्गमूल लिया तो 1/√2, इधर भी वर्गमूल ले लिया तो स्क्वायर हटा दो, क्लियर। एक परिभाषा आप यहां से निकाल सकते हो, आप यूं कह सकते हो अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु है जहां पर धारा अधिकतम धारा की 1/√2 रह जाती है। ये भी परिभाषा है, कोई अंतर नहीं है, वही परिभाषा है जो भी आप दे रहे हो, है ना, कोई अलग से नहीं है। तो आप इससे भी परिभाषा निकाल सकते हो कि सब वह बिंदु जहां पर धारा का मान अधिकतम धारा के, है ना, 1/√2 रह जाता है, उसे अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। अब ढूंढे साहब इससे, इसको सरल कर दूं मैं, और IRMS 1/√2 को कहते हैं अपन 1/√2 को 0.707, IRMS मैक्सिमम, और परसेंटेज में बोले तो 70.7% किसका, IRMS मैक्सिमम का, है ना। तो सब जहां पर धारा अधिकतम की 70.7% रह जाए, वहां पर जो बिंदु होंगे उन्हें अर्ध शक्ति बिंदु कहेंगे। अब देखो ये ग्राफ है, तो ये बीचों बीच तो हो गया 50%, ठीक है। अपने को तो धारा कितनी जानी चाहिए, तो अधिकतम की 50% तो यहाँ होगी, पर ये कह रहा 70.7%, तो 20% और ऊपर कर लें, ये लो सब 20%। तो यहां पर धारा अधिकतम की कितनी रहेगी, अधिकतम की 70.7%। अब देखते हैं यहां पर ग्राफ पर कौन से बिंदु हैं, ये रहा बिंदु P और ये रहा बिंदु Q। इन बिंदुओं को ही कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। तो दोबारा सुन लें परिभाषा, आप ये भी कह सकते हैं कि अनादि वक्र पर वह बिंदु जहां शक्ति का मान या जहां धारा का मान अधिकतम का 1/√2 रह जाता है, या अधिकतम का 70.7% रह जाता है। तो अधिकतम का 70.7% रह जाता है ना। ये 50% बीचों बीच, उससे 20% से, तो इन बिंदुओं को अपन बोलेंगे अर्ध शक्ति बिंदु, है ना सर। लिख देता हूं, ये कहलाते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। बताओ किसके द्वारा ढूंढे अपन ने, ये बिंदु अपन ने धारा के द्वारा ढूंढे। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है साहब, क्योंकि वो तो बता ही दोगे ना। अब इनके संगत आवृत्ति, तो इनके संगत आवृत्ति देखते हैं। देखो P के संगत आवृत्ति ये रही, ये F1, और Q के संगत आवृत्ति ये रही F2। इनके संगत आवृत्ति F1 व F2 को अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं। तो ये F1 व F2 ये क्या है सब, अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं।
ठीक है सब, टॉपिक खत्म। अपन ने अर्ध शक्ति बिंदु भी ढूंढ दिए, अर्ध शक्ति, उनके संगत अर्ध शक्ति आवृत्ति भी बता दी। अब अपने को यह समझना चाहिए कि अर्ध शक्ति बिंदु की इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर आप इन बिंदुओं को क्यों कैलकुलेट किया आपने, या क्यों दिखाया इन बिंदुओं को। तो साहब मैं आपको समझा दूं। जैसे अपन पिछले उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो कोटा में अनाज 700 हर्ट्ज पर या 700 किलो हर्ट्ज पर होगा, तो एग्जैक्टली 700 किलो हर्ट्ज पर आते ही कोटा थोड़ी मिलेगा। कोटा क्या हो तो थोड़ी सी पहले आने लग जाएगी, है ना, थोड़ा सा पहले, मतलब 700 किलो हर्ट्ज से पहले ही, जैसे 680 किलो हर्ट्ज पर ही कोटा की आवाज आने लग जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु हैं जहां परिपथ अन्नाद के लिए सक्रिय हो जाता है। मैं मानता हूं कि अन्नाद तो कहां पर होगा, 700 किलो हर्ट्ज पर, कोटा स्टेशन तो वहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले जैसे मान लो मैंने बोला 680 690 किलो हर्ट्ज, तो सब 680 690 किलो हर्ट्ज पर ही आपको कोटा की आवाजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सर्किट रेजोनेंस के लिए प्रिपेयर हो चुका है। मतलब 700 किलो हर्ट्ज पर तो कोटा स्टेशन आ ही जाएगा, लेकिन आवाज तो उससे पहले ही आना चालू हो जाती है। तो सब अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु हैं जहां पर परिपथ अन्नाद के लिए सक्रिय हो जाता है। समझ में आई सब? तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। तो अर्ध शक्ति बिंदु ध्यान रखिएगा, ये वह बिंदु हैं या अर्ध शक्ति आवृत्तियां वह आवृत्तियां हैं जहां पर परिपथ अन्नाद के लिए एक्टिव हो जाता है। मतलब आपको यहां से ही उस अन्नादी आवृत्ति पर आने वाले प्रोग्राम की झलक मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है साहब? अब अगला टॉपिक है ना, इसको एक बार आगे ले लेता हूं, फिर वापस पीछे लाऊंगा। सब छोटे छोटे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आएगा अगला टॉपिक, बैंड चौड़ाई, है ना। बैंड चौड़ाई यानी बैंड विड्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर आ जाए, इसी ग्राफ में है, इसलिए वापस उसी ग्राफ की तरफ चलते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां F1 F2 दिख ही रही हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। ये बैंड चौड़ाई है। F1 और F2 का अंतर जो है, ये ज्यादा F2 है, कम F1 है, तो F2 माइनस F1 को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई। ठीक है। F1 F2 तो अर्ध शक्ति आवृत्तियां, उनका तो बात अब खत्म हो चुकी है, उनके तो मैंने समीकरण 1 भी रोक ली। अब अभी मेरे को आगे काम भी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू कर चुके। मैंने कहा छोटे छोटे हैं, बस विस्तार में समझा रहा हूं मैं, इससे बड़े लग रहे होंगे आपको। इंपॉर्टेंस बताई दी कि अर्ध शक्ति बिंदु वह बिंदु है जहां पर परिपथ अन्नाद के लिए सक्रिय हो जाता है। अब अगला टॉपिक आता है बैंड चौड़ाई। तो अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। यानी बैंडविड्थ में आप चाहो तो डेल्टा ओमेगा से बोल दो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी से बोल दो, डेल्टा एफ बराबर F2 माइनस F1। तो सब अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है। अब सब बैंड चौड़ाई की कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन अपने सिलेबस में दे तो रखी है। मैं आपको क्लियर बता दूं, डेफिनेशन याद कर लेना, क्या होती है वो याद कर लेना, कैलकुलेशन को याद करने की जरूरत नहीं। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। अब ये निकालनी अपने को बैंड चौड़ाई, तो अभी अभी अपन ने पिछले पन्ने पे मैं दिखाऊंगा अर्ध शक्ति बिंदुओं के लिए आरएलसी परिपथ में, आरएलसी परिपथ में,
है ना। अभी कैलकुलेट करके दिखाया तो अभी आपको बताया IRMS इज इक्वल टू 1/√2 IRMS मैक्सिमम। ये देखो आपको समीकरण 1 में दिखा रखा था, मैंने रोक दिया था ये वहां, ये देखो ये रहा, है ना। तो अर्ध शक्ति बिंदु पर ये देखो, सॉरी आपको दिखाना भूल गया मैं, IRMS बराबर 1/√2 IRMS मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ निकाल दिया। अब देखो मैं खटाखट कैलकुलेशन कर देता हूँ। IRMS लिखो तो IRMS बराबर VRMS अपॉन Z 1/√2, है ना। अब ये लिखो तो ये लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, VRMS अपॉन R। ये IRMS मैक्सिमम है साहब, अंतर है दोनों में। IRMS मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम होगा, और RLC परिपथ में Z मिनिमम का मतलब R है ना, क्योंकि RLC परिपथ में Z मिनिमम इज इक्वल टू होता है R। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इस IRMS में और इसमें अंतर है। ये मैक्सिमम है, ये तो सामान्य है, तो सामान्य में तो VRMS अपॉन Z लिख दिया, लेकिन ये अधिकतम है, तो अधिकतम में प्रतिबाधा न्यूनतम है, तभी तो ये धारा अधिकतम हुई, ठीक है। VRMS से VRMS कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1/Z, या ऊपर के ऊपर ले आओ इसको, Z इज इक्वल टू √2R। RLC परिपथ में आप Z बताइए कितना होता है, तो RLC परिपथ में Z निकाल बताओ, R² ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C के होल स्क्वायर का वर्गमूल इज इक्वल टू √2R। ये आपने Z का मान RLC में लिख रहे हो, दोनों तरफ का वर्ग करो तुरंत, है ना, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना अपने को। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करें, R² ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, इधर का वर्ग करेंगे 2R² हो जाएगा, यानी ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, 2R² में से R² गया तो ये R²। एक बार कैलकुलेशन को आप भी ढंग से देख लें, है ना। ये सब दोनों तरफ का वर्ग कर दिए, R² इधर से घटा दे तो R², अब वर्गमूल कर दो, ठीक है। मुझे क्लियर स्पेस चाहिए थोड़ी सी, वर्गमूल किया तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस कैपिटल R, ठीक है साहब। ये समीकरण मुझे यहां से मिली। अब मेरे पास दो बिंदु हैं, देखो पहले देखो बिंदु P के लिए, है ना, P के लिए बात करें, चलो आ जाओ, है ना। ये P के लिए, P पर आवृत्ति F1 है, F1 FR से छोटी है, तो देखो P के लिए ओमेगा 1 ओमेगा R से छोटा है। अब देखो ओमेगा छोटा है तो ये वाला पद बड़ा हो जाएगा, और ये वाला पद किसमें, माइनस में, तो एक से क्या समीकरण बनेगी, ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C, क्योंकि ये माइनस वाला पद बड़ा है तो इसमें से कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस माइनस में से माइनस R। ये आगे सब, है ना। अब इसी प्रकार बिंदु Q के लिए, अब आपको Q पे दिखा देता हूं, है ना, खटाखट। Q पे आवृत्ति F2 FR से ज्यादा है, ठीक है साहब। तो यहां पर जो F2 है उसको मैंने ओमेगा 2 लिख दिया, ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा R। अब आवृत्ति बढ़ी तो ये वाला पद बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा, अब अंतर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब एक से क्या लिखोगे आप, ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C प्लस R। तो इससे आपने दो समीकरण बना ली, एक A बना ली और एक आपने B बना ली। ये दो समीकरण आपके पास है जो इससे बने। एक में ये वाला पद बड़ा हो जाता है, नेगेटिव वाला, यानी ऊपर वाले में, है ना, ऊपर वाले में ये वाला पद बड़ा हो गया तो ये अंतर माइनस में आ जाता है, यहाँ माइनस आ, और नीचे वाले में ये वाला पद बड़ा हो गया तो ये अंतर पॉजिटिव रहता है। अब देखो साहब, अब चलो खटाखट
समीकरण, एक मिनट, समीकरण a प्लस बी से है ना, कोशिश करूंगा इसमें आ जाए, दोनों को जोड़ो तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल कॉमन आ गया, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/c 1/ओमेगा 1 माइनस कॉमन निकाल लिया तो ओमेगा 2 आएगा पहले, क्योंकि वो चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना। देखो ध्यान से, जल्दबाजी में कहीं लफड़ा नहीं जाए, ये अपन जोड़ रहे हैं पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों ही पॉजिटिव, ये भी और वो भी, चलो कोई बात नहीं, दोनों ही पॉजिटिव हो गए है ना, तो ठीक है, वैसे ही लिखता हूँ ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, ये माइनस आर प्लस आर ये 0 हो गया, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है ना, माइनस एल, सॉरी एल बाहर लिख दूं, माइनस 1/c, एलसीएम ले लें, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और यहाँ आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0, पक्षांतरण कर दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एल बराबर, उधर ले जाऊं, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये कट गया है ना, ये कट गया तो यहां पर आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1/LC, ठीक है साहब, यहां से आ गया 1/LC। ये समीकरण नंबर इसको दे दें अपने पास, कौन सी समीकरण, एक तो आएगी थी, ये 2 ले लो। अब मेरे को अगले पेज पर जाना पड़ेगा, या नहीं आएगा ना, अपने को तो ये निकालना है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, तो अब मैं बी में से ए घटा देता हूं, तो साहब अब आ जाए अपन समीकरण बी में से समीकरण ए घटा दो, है ना, तो मैं अब देखो उधर पन्ना ही पलटता रहूंगा और आपको दिखाता भी रहूंगा, बी में से ओमेगा 2 एल में से ओमेगा 1 एल, तो देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, ये एल कॉमन आ गया, चलो साहब, अब दूसरा पद, इसमें से वो घटाया तो ये प्लस हो जाएगा, 1 वाला पद प्लस हो जाएगा, ये माइनस में रह जाएगा, है ना, तो देखो प्लस 1/c ओमेगा 1 वाला प्लस में होगा और वो वाला 2 वाला माइनस में होगा, ठीक है साहब, चलते जाओ आराम से, देखते भी जाओ, इसमें से वो घटाया वो प्लस आ गया, ये माइनस में ही रह गया, r माइनस माइनस प्लस तो 2r हो गया, ये लो साहब बराबर 2r, चलो सोल्व करो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये l, समझ में आ रही है बात, पहले घटाना मत, मैं अभी समझा दूंगा ना, प्लस 1/c एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r। अब देखो मैंने घटाया क्यों नहीं, पहले घटा दूंगा तो फिर ये मान चाहिए, अब देखो इसकी जरूरत पड़ गई ना मेरे को, ये मांग रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान बताओ, तो पहले क्या करना, आप जानते हो कि आपको निकालना तो ये है तो घटाना चाहिए, लेकिन घटाना मत, पहले ऐड करना, ऐड करोगे तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ये कहां से लाओगे, फिर वापस आपको जोड़ना पड़ेगा, तो देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान 1/LC, और इसकी जरूरत यहाँ पड़ गई, ये देखो जरूरत पड़ गई ना, तो रख दो मान, है ना, 2 से मान रख दें, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये L प्लस 1/C और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इसका मान 1/LC इज इक्वल टू 2r, C से C कट गया, ये L ऊपर चला गया, यानी ये प्लस अगेन यही आ गया, ये L ऊपर भेज दूं, इज इक्वल टू 2r, ये भी डबल हो गया, तो 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r, 2 से 2 कट गया, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब बैंड चौड़ाई इज इक्वल टू r/L।
ये लो साहब, बैंड चौड़ाएगी। अगर आपको F2 माइनस F1 के पदों में लेना है तो देखो ओमेगा 2 को लिख दो 2 पाई F2, ये ओमेगा 2 को लिख दिया। ओमेगा 1 को लिख दो 2 पाई F1 इज इक्वल टू R अपॉन L, R अपॉन L है ना, यानी F2 माइनस है ना माइनस F1 यानी डेल्टा F इज इक्वल टू R अपॉन, और ये आ गया 2 पाई L है ना। तो आप कैसे भी निकालो। तो ये सब बैंड चौड़ाई देख लो आप, F2 माइनस F1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये दोनों चीज आ रही है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और F2 माइनस F1। एक बार मैं बस क्विकली आपको सामने से हट के समझा देता हूं, खटाखट है ना। देखो अर्धशक्ति आवृत्तियों के अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या आप F2 माइनस। अर्धशक्ति बिंदु में समीकरण निकाल ली थी, ये समीकरण एक जो मैंने बता दी थी आपको, ये वाली है ना। तो अर्धशक्ति आवृत्तियों के अंतराल से इसी से चलेंगे। इसमें IRMS अलग है और IRMS मैक्सिमम अलग है। इसमें VRMS अपॉन Z होगा, इसमें VRMS अपॉन R होगा, क्योंकि Z मिनिमम तभी I मैक्सिमम, ये Z बराबर, अब RLC परिपथ में Z का मान ये है, इससे सब ये समीकरण आ जाती है आपके पास। अब इसमें R के दो मान है, प्लस R और माइनस R। बिंदु P की बात करो आप, है ना, तो ग्राफ पे चलो। बिंदु P पर आवृत्ति F1 है, ये F1 छोटी है FR से और ये F2 बड़ी है FR से, है ना। तो F1 छोटी है ना, आवृत्ति कम है, तो ये वाला पद बड़ा होगा, ये माइनस में है तो ये अंतर माइनस में आ गया। लेकिन बिंदु Q पर F2 बड़ा है तो अब ये वाला पद बड़ा हो जाएगा, तो इनका अंतर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर पहले इन दोनों को ऐड करना, जोड़ना आपको आता ही होगा, उससे समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। फिर आपको पता है इसे कि आपको तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना है, तो फिर 2 में से आप 1 को घटाएंगे। ये आपने 2 में से 1 को घटा दिया, यानी B में से 1 को घटा दिया। अब B में से 1 को घटाया तो यहां पर आके आपको उस समीकरण 2 की जरूरत पड़ जाती है, जो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 आपने निकाली थी, जोड़कर ये सब पद आ जाते हैं। फिर ये चीज यहाँ पर आ जाती है इससे, तो ये सब बैंड चौड़ाई कहलाती है ना। अब बैंड चौड़ाई का क्या महत्व है, कहाँ काम करेगी, कैसे काम आएगी, तो ये बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल तो डालता रहूँगा, जहाँ तक मुझे लगता रहेगा कि न्यूमेरिकल बीच बीच में डालते रहना चाहिए, मैं ऐसा कोशिश करूँगा। फिर छोटे छोटे, जैसे मैंने कल वाले एपिसोड में प्रयोग किया, छोटे छोटे न्यूमेरिकल डाल के, तो मुझे लगता है कि ऐसा न्यूमेरिकल से हो सकता है आपको बेटर फील हो, तो वो अपन करें, है ना। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।